नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू साइलेंट लर्नर्स। आरबीएसई बोर्ड के क्लास 11 की साइकोलॉजी की पुस्तक में से चैप्टर नंबर 1 को आज हम कवर करेंगे और ये 10 चैप्टर हैं। इनको हम 10 चैप्टर की सीरीज में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है मनोविज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र। इस चैप्टर में हम मनोविज्ञान की परिभाषा और उसके लक्ष्य के बारे में जानेंगे। इसके अलावा मनोविज्ञान का इतिहास क्या रहा हुआ है उसके बारे में जानेंगे तथा साथ ही हम भारत के अंदर मनोविज्ञान का विकास किस प्रकार से हुआ है इसको भी जानेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि मनोविज्ञान आखिर है क्या। तो देखिए, मनोविज्ञान के अंदर हम प्राणी के व्यवहार की व्याख्या करते हैं और इसके अलावा कोई प्राणी अपने पर्यावरण से किस प्रकार की अंतःक्रिया करता है उसकी भी व्याख्या करते हैं। यानी कुल मिलाकर के साइकोलॉजी किसी प्राणी और उस प्राणी के पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया का अध्ययन करता है। अब जो ये साइकोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला है साइकी तथा दूसरा है लोगोस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है विवेचना। अतः कुल मिलाकर के साइकोलॉजी शब्द का अर्थ होता है आत्मा की विवेचना करना। शुरुआती जो दार्शनिक थे जैसे अरस्तु और प्लेटो, इन्होंने साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान कहा। इसके बाद में जब 17वीं शताब्दी आई तो लिवनिज और लाक नामक दर्शन शास्त्री ने साइकोलॉजी को मन का विज्ञान बताया। अब चूंकि ये दोनों परिभाषाएं ही अप्रेक्षणीय थी, यानी ना तो हम आत्मा को देख सकते और ना ही मन को देख सकते, यानी कुल मिलाकर के ये दोनों अनऑब्जर्वेबल थी, इसलिए इन परिभाषाओं को नकार दिया गया। इसके बाद में विलियम वुंट और टिचनर आए। इन्होंने साइकोलॉजी को चेतना का अध्ययन बताया। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है क्योंकि 1879 में विलियम वुंट ने लिप्जिंग नामक विश्वविद्यालय में पहली प्रयोगशाला की स्थापना की थी। इसके बाद में आते हैं आधुनिक मनोवैज्ञानिक, जिनमें जेबी वाटसन प्रमुख रूप से आते हैं। इन्होंने साइकोलॉजी को व्यवहार का अध्ययन बताया। अब चूंकि व्यवहार ठोस रूप से भी होता है और प्रेक्षणीय भी होता है, इसलिए इस परिभाषा को माना जाता है क्योंकि व्यवहार को हम देख सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं। इसके बाद मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख परिभाषाएं आती हैं, जिनमें सेंट्रोक की परिभाषा है कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसके बाद में बेरोन की परिभाषा आती है, मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जाता है। यानी ये दोनों परिभाषाएं हमें बताती हैं कि पहला तो मनोविज्ञान है वो मानसिक और व्यवहार की जो प्रक्रिया हैं उनका अध्ययन है, और दूसरी बताती है कि जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं यानी चेतन मन में जो हम व्यवहार करते हैं उसका उत्तम ढंग से अगर हम उसको परिभाषित कर पाएँ तो वही साइकोलॉजी कहलाती है, यानी मनोविज्ञान कहलाती है। इसके बाद आते हैं मनोविज्ञान के लक्ष्य। प्रमुख रूप से मनोविज्ञान के 3 लक्ष्य हैं, मापन एवं वर्णन, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, और तीसरा लक्ष्य है व्याख्या। तो देखिए, जो पहला लक्ष्य है मापन एवं वर्णन, उसमें सबसे पहले हम किसी भी वस्तु या किसी व्यवहार का वर्णन करते हैं और उसके बाद में हम उसे मापते हैं। तो मापना कैसे होता है, जैसे चिंता, सीखना, मनोवृत्ति, क्षमता, बुद्धि, ये जितने भी तरीके के व्यवहार हैं उनको हम मापते हैं। अब इन सबको मापने के लिए हमें परीक्षण करने की आवश्यकता होगी। तो जो परीक्षण होता है उसकी प्रमुख रूप से 2 विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है विश्वसनीयता और दूसरी है वैधता। अब विश्वसनीयता का अर्थ क्या होता है कि एक परीक्षण है उसको हम बार बार करते हैं, यानी बार बार किसी चीज़ को मापने के बाद में भी अगर उसके प्राप्तांक में परिवर्तन नहीं होता है तो वो परीक्षण विश्वसनीय कहलाता है। यानी आपने किसी बच्चे का टेस्ट लिया और बार बार उस बच्चे के उतने ही नंबर आ रहे हैं जितने पहली बार में आए थे, तो इसका मतलब जो हमारा परीक्षण है वो विश्वसनीय है। दूसरा जो वैधता का गुण है वो ये बताता है कि जो परीक्षण हमने किया है, यानी जिस चीज़ को हम मापना चाहते थे, क्या वाकई में हमारा परीक्षण उसी चीज़ को माप रहा है, तो ये वैधता कहलाती है। इसके बाद आता है पूर्वानुमान एवं नियंत्रण। तो जो पूर्वानुमान है वो हमारे द्वारा किए गए मापन पर निर्भर करता है। यानी किसी व्यक्ति की हम रुचि को अगर माप लेते हैं, यानी उसकी अभिरुचि क्या है उसको हम जान लेते हैं, तो उसके बाद में हम उस व्यक्ति को कैसा कार्य करना है ये चीज़ हम बता सकते हैं। यानी जो हमने मापा है उसके आधार पर पूर्व कथन देना पूर्वानुमान के अंदर आता है। अब जो पूर्वानुमान होता है उसी के साथ साथ नियंत्रण चलता रहता है।
यानी आपने किसी व्यक्ति की जो रुचियाँ हैं उनको मापा, उन रुचियों को मापने के बाद आप उस व्यक्ति से कहेंगे कि आपको एक कार्य करना चाहिए। यानी आपने पहले मापा, उसके बाद में कोई पूर्वानुमान लगाया और साथ साथ में ही आप उसको नियंत्रित कर रहे हैं। तो पूर्वानुमान एवं नियंत्रण साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। इसके बाद तीसरा जो लक्ष्य है वह है व्याख्या। मानव व्यवहार की जो व्याख्या हम करते हैं मनोविज्ञान के अंदर, वही मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य होता है। और अगर हमसे पूछे कि मनोविज्ञान का सबसे अव्वल लक्ष्य कौन सा है, तो वह यही है कि मानव व्यवहार की व्याख्या करना। यानी कोई व्यक्ति कोई कार्य क्यों कर रहा है, उसका व्यवहार ऐसा क्यों है, इसकी हम व्याख्या करते हैं। यही मनोविज्ञान के अंतिम चरण के रूप में सामने आता है। इसके बाद आता है मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान के इतिहास को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है पूर्व मनोवैज्ञानिक काल। इस काल के अंदर प्लेटो, अरस्तु, हिप्पोक्रेटस जैसे दार्शनिक आते हैं। ये काल शुरुआत से लेकर के 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक का माना जाता है। यानी कुल मिलाकर पूर्व वैज्ञानिक काल शुरुआत से लेकर के 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक माना जाता है। और कुल मिलाकर के ये 1878 तक, क्योंकि 1879 में जब वुंट ने प्रयोगशाला का निर्माण किया था, तब से वैज्ञानिक काल की मुख्यतः शुरुआत मानी जाती है। हिप्पोक्रेटस ने शरीर गठन प्रकार का सिद्धांत दिया था और इनके इसी सिद्धांत का प्रभाव सेल्डन के जो व्यक्तित्व वर्गीकरण का सोमेटोटाइप सिद्धांत था उस पर पड़ा था। इसके अलावा अगस्टाइन और थॉमस ने मन और शरीर को दो अलग अलग चीज़ें माना है। अगस्टाइन और थॉमस ने बताया कि मन और शरीर दोनों ही अलग अलग हैं और इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है। इसके अलावा देकार्ते, लिबनिज तथा स्पिनोजा का मानना था कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कुछ दार्शनिक जो पूर्व मनोवैज्ञानिक काल में थे वो बताते थे कि मन और शरीर अलग अलग हैं, जबकि कुछ का मानना था ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार की कुछ और कंट्रोवर्सीज हैं। जैसे देकार्ते का मानना था कि व्यक्ति के अंदर जन्म से ही कुछ विशेष विचार होते हैं, कुछ विशेष गुण होते हैं, जबकि लोक का मानना था कि शुरुआत के अंदर व्यक्ति टेबुला रासा होते हैं, यानी वो एक कोरे कागज के समान होते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे उनके सारे गुणों का विकास होता है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि टेबुला रासा की अवधारणा मनोविज्ञान में किन्होंने दी थी, तो वो थे जॉन लॉक। उसके बाद में रूसो का मानना था कि मनुष्य जन्म से अच्छे स्वभाव का होता है, परंतु समाज के कटु अनुभव उसके स्वभाव को बुरा बना देते हैं। इसके विपरीत स्पेंसर का मानना था कि व्यक्ति जन्म से ही स्वार्थता और आक्रमणशीलता जैसे गुण लेकर के पैदा होता है, परंतु जो समाज होता है वो उसके इन गुणों को नियंत्रित कर लेता है। इसके बाद में 19वीं शताब्दी में दो क्षेत्रों में अध्ययन हुआ। पहला था चेतना और दूसरा था भौतिक या जैविक क्षेत्र। तो जो चेतना का क्षेत्र था उसमें ब्रिटेन के वैज्ञानिक जेम्स मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम प्रमुख रूप से आता है। और जो भौतिक रूप से या जैविक रूप से अध्ययन करने का क्षेत्र था उसके अंदर वेबर और अल्फ्रेड फेक्नर का नाम प्रमुख रूप से आता है। दूसरा आता है वैज्ञानिक काल। इसकी शुरुआत 1879 से मानी जाती है, जब वुंट ने प्रयोगशाला का निर्माण किया था। वुंट ने जो मन है उसकी संरचना का अध्ययन किया और इस अध्ययन में उन्होंने मनोवैज्ञानिक अंतर्निरीक्षण यानी जो इंट्रोस्पेक्शन टेक्निक है उसका प्रयोग किया था। मनोविज्ञान के प्रमुख रूप से 5 स्कूल माने जाते हैं। इन 5 स्कूल में पहला स्कूल है संरचनावाद। अब इस संरचनावाद को ही अंतर्निरीक्षणवाद या अस्तित्ववाद के नाम से भी जाना जाता है। संरचनावाद की जो शुरुआत है वो वुंट के शिष्य जो टिचनर थे उन्होंने अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय में शुरुआत की थी इसकी, और 1892 में ये शुरू किया गया था। संरचनावाद जो है वो चेतन अनुभूति को मनोविज्ञान की विषय वस्तु मानता है। टिचनर ने चेतना और मन में प्रमुख रूप से अंतर किया। टिचनर का मानना था कि जो चेतना है वो हम किसी क्षण विशेष के अनुभव के द्वारा मापते हैं, यानी जो चेतना है वो किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हो रही होगी, जबकि जो मन है वो हमारे अंदर जन्म से ही मौजूद जो गुण होते हैं वो होता है। तो इस प्रकार से चेतना और मन दोनों को अलग अलग बताया था टिचनर ने चेतना के 3 तत्व बताए, संवेदना यानी सेंसेशन, दूसरा भाव फीलिंग, और तीसरा प्रतिमा या प्रतिबिंब। तो देखिए सबसे पहले हमें संवेदना अनुभव होती है, उसके बाद में कुछ फीलिंग आती हैं और उन फीलिंग के आधार पर ही हम प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। टिचनर ने अंतर्निरीक्षण को मनोविज्ञान की प्रमुख विधि माना है,
यानी जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है उसको टिचनर ने मनोविज्ञान की प्रमुख विधि के रूप में माना। इसके बाद आता है दूसरा प्रकार्यवाद या कार्यवाद, इसे फंक्शनलिज्म भी कहा जाता है। इस स्कूल की शुरुआत अनौपचारिक रूप से 1890 में विलियम जेम्स ने की थी। विलियम जेम्स की एक पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, उसके द्वारा प्रकार्यवाद की शुरुआत मानी जाती है। इस प्रकार्यवाद में चेतना क्यों व कैसे कार्य करता है इसका अध्ययन किया जाता है। यानी कुल मिलाकर के प्रकार्यवाद में चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता पर बल डाला जाता है। औपचारिक रूप से प्रकार्यवाद की स्थापना जॉन डीवी, एंजिल और कार्ल ने की थी। कार्यवाद के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से होता है, न कि चेतना के तत्वों के अध्ययन से। यानी कार्यवाद कुल मिलाकर के कोई मानसिक प्रक्रिया किस प्रकार से हो रही है या चेतना कोई कार्य कैसे करता है उसका अध्ययन करता है, न कि चेतना के तत्वों का अध्ययन करता है। उसके बाद में तीसरा स्कूल आता है व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म। व्यवहारवाद की शुरुआत वाटसन ने 1913 में की थी और इन्होंने मनोविज्ञान को वस्तुनिष्ठ व प्रयोगात्मक विज्ञान कहा। व्यवहारवाद में उद्दीपक अनुक्रिया स्टिमुलस रेस्पॉन्स को जन्म दिया। व्यवहारवाद में अंतर्निरीक्षण को नकार दिया जाता है। वाटसन ने मनोविज्ञान के अध्ययन की 4 विधियां बताई, जिनमें पहली है प्रेक्षण, दूसरी अनुबंधन, तीसरी परीक्षण और चौथी है शाब्दिक रिपोर्ट। यानी वाटसन ने मनोविज्ञान की 4 विधियां बताई थी, ऑब्जर्वेशन, कंडीशनिंग, टेस्टिंग और वर्बल टेस्टिंग। इसके बाद में मनोविज्ञान का चौथा स्कूल आता है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की शुरुआत 1912 में मैक्स वर्दीमर ने की थी। कोहलर और कोफका इसके संस्थापक थे। गेस्टाल्ट जो शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है आकृति, आकार या समाकृति। इनका मानना था कि मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं के संगठन का विज्ञान है। तो देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें अभी तक आ गई है हर एक स्कूल के अंदर। सबसे पहला चेतना का अध्ययन करता है, दूसरा चेतना के कार्यों का अध्ययन करता है और वो मानसिक प्रक्रियाओं के कार्यों का अध्ययन करता है, और जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है वो मानसिक क्रियाओं के संगठन का विज्ञान बताता है। यानी मानसिक क्रियाओं का जो संगठन बनता है उसका अध्ययन करता है। मनोविज्ञान का 5वां स्कूल मनोविश्लेषण या साइको एनालिसिस है। इस मनोविश्लेषण के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड थे और इन्होंने अचेतन का सिद्धांत दिया था। अचेतन से तात्पर्य होता है जो असामान्य जितने भी हमारे व्यवहार होते हैं वो हमारे अचेतन के कारण होते हैं। और इस अचेतन के अध्ययन की इन्होंने 3 विधियां बताई, मुक्त साहचर्य विधि, सम्मोहन विधि और स्वप्न की व्याख्या करने की विधि। तो देखिए कुल मिलाकर के जो मनोविश्लेषण है उसके अंदर हमारे अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है और जितने भी मनुष्य के असामान्य व्यवहार होते हैं उनका कारण अचेतन मन ही होता है। अब आता है भारत में मनोविज्ञान का विकास। तो आधुनिक काल में भारत में मनोविज्ञान का विकास कलकत्ता से शुरू हुआ, जहाँ पर 1915 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण किया गया। ये जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी ये दार्शनिक विभाग के अंतर्गत थी, परंतु प्रमुख रूप से 1916 के अंदर प्रथम मनोवैज्ञानिक विभाग की स्थापना हुई। इसके अलावा 1938 में अनुप्रयोग मनोविज्ञान विभाग की भी स्थापना हुई। जो अप्लाइड साइकोलॉजी विभाग है उसकी स्थापना 1938 में हुई थी। 2 प्रमुख रूप से प्रोफेसर आते हैं मनोविज्ञान के भारत के अंदर, एन सेनगुप्ता और गिरिंद्र शेखर बोस। जो एन सेनगुप्ता हैं वो वुंट से प्रशिक्षण प्राप्त थे, यानी जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त थे एन सेनगुप्ता। और जो सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक प्रशिक्षण है उससे प्रशिक्षण प्राप्त थे गिरिंद्र शेखर बोस। बोस ने 1922 के अंदर इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। इसके अलावा इन्होंने 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 1 था वो कंप्लीट होता है। अब चलिए इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से, लैटिन भाषा से, हिंदी भाषा से या अंग्रेजी भाषा से? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 लैटिन भाषा से करेक्ट आंसर है।
लैटिन भाषा के दो शब्द साइकी और लोगोस से मिलकर के साइकोलॉजी शब्द बना है। विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की थी? तो देखिए, जो विलियम वुंट हैं, इन्होंने अपनी प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में की थी स्थापना। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन, साइके का अर्थ है विवेचना, अध्ययन, आत्मा या चेतना। तो जो साइके है उसका अर्थ होता है आत्मा। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर सही आंसर है। इनमें से कौन सा मनोविज्ञान के लक्ष्य में नहीं आता? मापन एवं वर्णन, व्याख्या, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण या परीक्षण। तो मैंने आपको साइकोलॉजी के 3 प्रमुख लक्ष्य बताए थे। पहला था मापन एवं वर्णन, दूसरा था पूर्वानुमान एवं नियंत्रण और तीसरा था व्याख्या, यानी ऑप्शन नंबर घ परीक्षण गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य जन्म से ही स्वार्थता, आक्रमणशीलता जैसे गुण मौजूद होते हैं जो समाज द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। यह कथन किसका है? रूसो, स्पेंसर, फ्रायड, जेबी वाटसन। तो मैंने बताया था रूसो और स्पेंसर, इन दोनों के विचार एक दूसरे से विपरीत थे। तो इसका करेक्ट आंसर है स्पेंसर। स्पेंसर ने कहा था मनुष्य में ही स्वार्थता और आक्रमणशीलता जन्म से होते हैं परंतु समाज उनको नियंत्रित करता है। जबकि रूसो ने कहा था मनुष्य शुरुआत से अच्छे स्वभाव का होता है परंतु समाज के कटु अनुभव उसके स्वभाव को बुरा बना देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ख स्पेंसर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।